आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साइक्लोन फेगल का आज लैंडफॉल, तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। अब तो निकाल ले गर्म कपड़े, 8 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सैकड़ों की भीड़, अल्लाहू अकबर के नारे, ईंट पत्थरों से बांग्लादेश में 3 मंदिरों को तोड़ा। हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन देख डर गया बांग्लादेश, भारत सरकार से की ये खास अपील। क्या आज एकनाथ शिंदे लेंगे बड़ा फैसला, सीएम पद को लेकर हलचल तेज। सपा के 15 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल का आज दौरा, अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में रुकेगी जंग, जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए बताई अपनी शर्तें। सीरिया में विद्रोहियों का अलेप्पो पर कब्जा, क्या ईरान की वजह से असद के हाथ से निकल रहा है शासन। बेटी समांता के तलाक से टूट गया था पिता का दिल, कविता लिखकर बयां किया था दर्द। और एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, जोश हेजलवुड बाहर। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान फेगल को लेकर तमिलनाडु के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फेगल आज दोपहर पुडुचेरी के करीब पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से तटीय इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है और हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अनुमान आईएमडी ने लगाया है। आईएमडी के साइक्लोनिक डिवीजन के प्रमुख आनंद दास ने कहा है कि तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से अधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिसंबर महीने से पहले यूपी में पारा लुढ़ककर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ते ठंड के कारण अब जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सुबह और देर रात के वक्त कोहरे भी दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक फिलहाल यूपी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आज शनिवार को यूपी के 22 से ज्यादा जिलों में सुबह और देर रात के समय मध्यम से घना कोहरा दिखाई दे सकता है। अनुमान है कि शनिवार यानी आज यूपी के मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया में कोहरा छाया रहेगा। 1 दिसंबर को भी इस जिले के सभी आसपास के जिलों में कोहरा नजर आ सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और हिंदू मंदिरों पर हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनुस सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश के चट्टोग्राम में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में शुक्रवार को नारेबाजी कर रही भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ की। इस्कॉन के एक पूर्व सदस्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद से चट्टोग्राम में विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता में अपने उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। इस प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भीड़ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ ही बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में भी आग लगाते हुए अपना विरोध जताया था। यह घटना गुरुवार 28 नवंबर को बोंगियो हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित एक रैली के दौरान हुई। बोंगियो हिंदू जागरण मंच एक हिंदू संगठन है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों और वहां चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। शुक्रवार 29 नवंबर को जारी एक बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और नई दिल्ली से भारत में अपने सभी राजनयिक मिशनों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया था और आयोग की सीमा पर पहुंच गए थे।
शिवसेना नेता उदय सामंत ने अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जारी अटकलों को खारिज करते हुए दावा किया है कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परेशान नहीं है और बुखार तथा सर्दी होने के कारण वह सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए हैं। उदय सामंत का शुक्रवार को यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सरकार गठन में और देरी हो रही है। शिवसेना के एक दूसरे नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटों में कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी महाराष्ट्र की राजनीति में है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उदय सामंत ने कहा कि गुरुवार रात दिल्ली में जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो एकनाथ शिंदे अस्वस्थ थे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज शनिवार को संभल जा रहा है। यूपी के नेता विपक्ष माता प्रसाद की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद समेत 15 नेता संभल जा रहे हैं, जो पीड़ितों से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सपा मुखिया अखिलेश यादव को देंगे। हालांकि नेताओं के संभल जाने पर रोक है। ऐसे में लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं संभल में नेताओं के दौरे पर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर कहा है कि संभल में अभी कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वहां शांति स्थापित कर ली गई है। अगर कोई आता है तो फिर दंगा भड़कने का कारण बन सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संकेत दिया है कि वे रूस के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर हामी भर सकते हैं। इस समझौते के तहत रूस अधिकृत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, लेकिन इसके बदले नाटो की सेना यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को सुरक्षा गारंटी देगी। यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के युद्ध विराम प्रस्ताव पर बात की है। उन्होंने इसमें सबसे अहम शर्त यूक्रेन में नाटो सेनाओं की तैनाती की रखी है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया पर दुनिया की नजर है। स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक शांति योजना का प्रस्ताव ला सकते हैं। इस योजना के तहत यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बदले रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ना होगा। जेलेंस्की ने एक चरणबद्ध दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस दृष्टिकोण के तहत नाटो की सेना यूक्रेन के गैर कब्जे वाले क्षेत्रों पर होगी, जबकि रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों की वापसी को राजनयिक तरीके से सुलझाया जाएगा। सीरिया के शासक हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विपक्षी गुटों के हाथों अल्पेलो जैसा बड़ा शहर खो दिया गया। ईरान की कमजोर होती पकड़ से सीरियाई शासन की बेबसी भी बढ़ी है, जिससे अल्पेलो विद्रोहियों के हाथों में आ गए हैं। यह सीरिया और क्षेत्र के लिए काफी अहम है क्योंकि HTS ने कई वर्षों बाद बशर अल असद शासन को इतना बड़ा झटका दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीरिया के हाथों से अल्पेलो के निकलने की एक वजह ईरान भी बन रहा है, क्योंकि ईरान अब सीरिया में पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा है। इसका फायदा विद्रोही गुट उठा रहे हैं। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरियाई शासन को भरोसा था कि ईरान और रूस से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। ईरान और रूस बीते कुछ समय से अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। इसका सीधा असर सीरिया पर पड़ा है। ईरान के पास अब कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर भी नहीं है, जिन्होंने 2015 के सीरियाई गृह युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में समांथा रूथ प्रभु के पिता का निधन हो गया। इसी दौरान उनकी कुछ पुरानी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन बयानों में उन्होंने अपनी बेटी समांथा के तलाक को लेकर भी अपनी राय जाहिर की थी। समांथा ने कई सालों तक नागा चैतन्य को डेट करने के बाद 2017 में शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी 4 साल भी टिक नहीं पाई और दोनों ने 2021 में एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। वहीं एक्ट्रेस के पिता के निधन के बाद उनकी एक पोयम वायरल हो रही है। जब समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य ने अपने तलाक का ऐलान किया था तो इसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस को भी हैरान कर दिया था। समांथा के पिता जोसेफ प्रभु ने भी फेसबुक पर इस फैसले के बारे में अपने इमोशन शेयर किए थे। शुक्रवार को उनके निधन के बाद जोसेफ के वही शब्द फिर से सुने जा रहे हैं, जब उन्होंने एक इमोशनल पोयम लिखी थी जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके इमोशन को साफ साफ समझा जा सकता है। पोयम है,
बहुत समय पहले एक कहानी थी और अब वो नहीं है। तो चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं और एक नया अध्याय भी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच में 295 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में यह सबसे बड़ी जीत रही। इस धांसू जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की लीड ले ली थी। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। एडिलेड टेस्ट पिंक बॉल से खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में जुटी है। हालांकि दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड साइड स्ट्रेस के चलते एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड ने पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहली पारी में 29 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जिसके चलते भारत 150 रन पर आउट हो गया था। फिर दूसरी पारी में उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था। पिछली बार जब भारत ने एडिलेड में मुकाबला खेला था, तब भी हेजलवुड ने गदर काटा था और 8 रन देकर 5 विकेट लिए थे।